टेम्सन इंस्ट्रूमेंट आईपीओ को लेकर मार्केट में काफ़ी स्ट्रांग एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है। आईपीओ का प्राइस बैंड 285 से 300 है और अभी जीएमपी करीब 260 है, मतलब कि अपर प्राइस बैंड से मुकाबले लगभग 87% का प्रीमियम। साथ ही आईपीओ की सब्सक्रिप्शन भी काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है या तो जीएमपी कितना है। सवाल ये है कि क्या कंपनी की फंडामेंटल्स और वैल्यूएशन भी इतने स्ट्रांग है। आज की इस वीडियो में हम टेम्सन इंस्ट्रूमेंट आईपीओ को कम्प्लीटली एनालाइज करेंगे और आखिर में वर्डिक्ट भी निकालेंगे कि लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं, शॉर्ट टर्म में क्या करना चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आईपीओ की बेसिक डिटेल समझ लेते हैं। टेम्सन इंस्ट्रूमेंट इंडिया का प्राइस बैंड 285 से 300 रुपीज पर शेयर रखा गया है। आईपीओ का टोटल इश्यू साइज करीब 650 करोड़ का है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम लॉट साइज 50 शेयर्स है। इस हिसाब से अपर प्राइस बैंड पे मिनिमम 15,000 का इन्वेस्टमेंट बनता है। आईपीओ 20 अगस्त को ओपन हुआ है और 24 अगस्त को क्लोज होगा। लिस्टिंग एनएससी और बीएसई दोनों पे प्रपोज्ड है। तो बेसिक आईपीओ का स्ट्रक्चर काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें देखने को मिल रहा है। अब इम्पोर्टेंट सवाल कि कंपनी करती क्या है। तो टेम्सन इंस्ट्रूमेंट एक थर्मल इंजीनियरिंग और स्पेशलाइज्ड केबल मैन्युफैक्चरर है। कंपनी टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइसेस, इलेक्ट्रिकल हीटिंग सिस्टम और स्पेशलाइज्ड केबल्स बनाती है। इनके प्रोडक्ट्स में थर्मोकपल्स, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर्स, इंफ्रारेड पायरोमीटर्स, थर्मल इमेजिंग और फर्नेस मॉनिटरिंग सॉल्यूशंस भी शामिल हैं। इसके अलावा कंपनी इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हीटिंग सॉल्यूशंस और स्पेशलाइज्ड केबल्स भी प्रोवाइड करती है। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि कंपनी का बिजनेस काफी स्पेशलाइज्ड और नीच नेचर का है। ऐसे स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में टेक्नोलॉजी, कस्टमर रिलेशनशिप और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी इंपॉर्टेंट एंट्री बैरियर क्रिएट कर सकती है। इसका मतलब कि फ्यूचर में इसका मोट काफी स्ट्रांग रह सकता है। कंपनी के अनुसार टेम्परेचर सेंसर सेगमेंट में इसका करीब 10% मार्केट शेयर है। तो ये कोई कंप्लीट जेनरिक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं है, इसका एक डिफाइंड नीच है और यही इसकी स्पेशलिटी है। अब देखते हैं कि आईपीओ से आने वाले पैसे कंपनी कहाँ पे यूज करने वाली है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि फ्रेश इश्यू का पैसा कंपनी को डायरेक्टली मिलेगा। कंपनी इलेक्ट्रिकल हीटिंग सॉल्यूशंस और स्पेशलाइज्ड केबल सॉल्यूशन के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चाहती है। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स के रीपेमेंट या तो प्रीपेमेंट में भी इसको यूज करेगी। बाकी अमाउंट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए है। तो फ्रेश इश्यू का यूटिलाइजेशन, कैपेक्स और डेट रिडक्शन दोनों बिजनेस के लिए मीनिंगफुल हो सकते हैं। पूरा 650 करोड़ कंपनी के पास ग्रोथ के लिए नहीं जा रहा है, क्योंकि इश्यू का बड़ा हिस्सा ओएफएस है। टोटल इश्यू साइज 650 करोड़ है, लेकिन फ्रेश इश्यू सिर्फ 95 करोड़ का है, जबकि 555 करोड़ ओएफएस है। मतलब कि इश्यू का बहुत बड़ा हिस्सा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के शेयर्स बेचने से आ रहा है। इन्वेस्टर्स को ये समझना चाहिए कि 650 करोड़ देख के ऐसा नहीं समझना है कि पूरा 650 करोड़ कंपनी के एक्सपेंशन में लगने वाला है। कंपनी को फ्रेश इश्यू वाला हिस्सा ही मिलेगा, ओएफएस वाला पैसा सेलिंग शेयर होल्डर्स को जाएगा। अब आते हैं एंकर इन्वेस्टर पर। टेम्सन ने 19 अगस्त को एंकर इन्वेस्टर से करीब 194.55 करोड़ रेज किए। कुल 29 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया और एंकर प्राइस 300 पर शेयर था। और इंटरेस्टिंगली डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स को एंकर एलोकेशन का बड़ा हिस्सा मिला है। इसमें कौन कौन से फंड है तो एसबीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड और दूसरे भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल नेम शामिल है। लेकिन यहाँ भी हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि एंकर इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं है कि स्टॉक लिस्टिंग के बाद अच्छा ही परफॉर्म करेगा। इसे हम एक पॉजिटिव सिग्नल मान सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट डिसीजन इसके ऊपर हम सिर्फ नहीं ले सकते हैं। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है। तो अभी तक मैं जब वीडियो बना रही हूँ 21 अगस्त शाम के 5 बजे है, तो अभी तक रिटेल कैटेगरी करीब 18.44 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। एनआईए कैटेगरी में डिमांड और भी ज़्यादा स्ट्रांग है, करीब 51.81 टाइम्स। क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन करीब 3.31 टाइम्स है। तो ओवरऑल डिमांड डेफिनेटली स्ट्रांग हमें दिख रही है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, एनआईए और रिटेल में डिमांड बहुत स्ट्रांग है, जबकि क्यूआईबी पार्टिसिपेशन अभी कंपेरेटिवली लोअर है। लेकिन ये क्यूआईबी का लास्ट डे को हम 3 बजे ट्रैक कर सकते हैं। जीएमपी की बात करें तो अभी करीब 260 रुपीज है, अपर प्राइस बैंड 300, तो इंडिकेटिव प्राइस करीब 560 बनता है, यानी कि अपर प्राइस बैंड के मुकाबले 87% का प्रीमियम। तो ऑब्वियसली ये नंबर काफी अट्रैक्टिव दिख रहा है। लेकिन मैं यहाँ वापस एक बार क्लियरली कहना चाहूंगी कि जीएमपी इज नॉट गारंटेड लिस्टिंग प्राइस।
ग्रे मार्केट अनऑफिशियल होता है और लिस्टिंग से पहले जीएमपी काफी तेजी से चेंज भी हो सकता है, इसलिए जीएमपी को हमें गारंटी की तरह नहीं समझना चाहिए। अगर जीएमपी लिस्टिंग तक इसी रेंज में रहता है तो लिस्टिंग गेन पोटेंशियल डेफिनेटली स्ट्रांग हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन लिस्टिंग के दिन एक्चुअल मार्केट कैसा होगा, डिमांड, ओवरऑल सेंटीमेंट और स्टॉक स्पेसिफिक फैक्टर्स, वो सब के ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो जीएमपी देख के हमें सिर्फ खुश होना है, उसके ऊपर से हमें कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल्स के बारे में। तो देखिए यहाँ पे कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है। रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 24 में करीब 278 करोड़ का था, 25 में बढ़कर 382 करोड़ का हुआ, 26 में रेवेन्यू 455 करोड़ तक पहुंच गया, यानी पिछले 3 साल में रेवेन्यू लगातार ग्रो हुआ है। पैट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 24 में करीब 41 करोड़ से बढ़ के 25 में 63 करोड़ और 26 में करीब 71 करोड़ हुआ। तो रेवेन्यू ग्रोथ के साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी इम्प्रूव हुई है। नेटवर्थ भी 24 में करीब 181 करोड़ से बढ़कर 497 करोड़ हो गई है। टोटल बोरोइंग करीब 78 करोड़ है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल ट्रेंड मुझे यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन ग्रोथ रेट को फ्यूचर में भी सस्टेन करना पड़ेगा। अब हम डिस्कस करने वाले हैं वैल्यूएशन के बारे में। तो देखिए, बिजनेस अच्छा होना और स्टॉक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मिलना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। पोस्ट आईपीओ पी करीब 35.38 टाइम्स है। आरओसी 21.61% है, जो अच्छा नंबर है। आरओई करीब 13.54% है और डेट टू इक्विटी 0.15 है, जो बैलेंस शीट के हिसाब से कंफर्टेबल हमें दिख रहा है। तो फंडामेंटल्स खराब नहीं है, लेकिन करीब 35 टाइम्स अर्निंग पर मार्केट कंपनी से फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है। यानी कि आईपीओ में हमें सिर्फ करंट परफॉर्मेंस के लिए नहीं, बल्कि फ्यूचर ग्रोथ के लिए भी वैल्यूएशन देना पड़ रहा है। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए मेरा यही सवाल होगा कि क्या मैं इसी वैल्यूएशन पे एंट्री लेना चाहूंगी या लिस्टिंग के बाद बेटर प्राइस का वेट करना चाहिए। यहीं पे हमारा फिर लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए वर्डिक्ट चेंज होने वाला है, जो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब हम कंपनी की स्ट्रेंथ के बारे में भी शॉर्ट में क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली स्ट्रेंथ है इसका नीच बिजनेस, टेम्परेचर सेंसिंग, इलेक्ट्रिकल हीटिंग और स्पेशलाइज केबल्स, ये स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस है। दूसरी स्ट्रेंथ है मार्केट पोजीशनिंग, लीडरशिप। कंपनी इंडिया में कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट टेम्परेचर सेंसर्स की लीडिंग मैन्युफैक्चरर में से एक है। थर्ड वन इज प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, कंपनी मल्टीपल प्रोडक्ट कैटेगरीज और वर्टिकल्स में ऑपरेट कर रही है। चौथी स्ट्रेंथ है इसकी R&D कैपेबिलिटी, कस्टमाइज्ड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन में R&D और टेक्निकल एक्सपर्टाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन सकते हैं। पांचवी स्ट्रेंथ है इसकी रिलेटिवली कंफर्टेबल डेट पोजीशन, डेट इक्विटी हमने देखा सिर्फ 0.15 है। तो ओवरऑल बिजनेस क्वालिटी मुझे डिसेंट से गुड दिख रही है। अब रिस्क की बात करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। पहला रिस्क है रॉ मटेरियल प्राइसेस, कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील, निकल और दूसरे रॉ मटेरियल्स की कीमतों में वॉलेटिलिटी मार्जिन को इम्पैक्ट कर सकती है। सेकंड रिस्क इज सप्लायर कंसंट्रेशन, कंपनी लिमिटेड सप्लाई पर डिपेंडेंट है और सप्लायर डिस्ट्रप्शन होता है तो ऑपरेशन पे इम्पैक्ट हो सकता है। थर्ड रिस्क इज मैन्युफैक्चरिंग कंसंट्रेशन, अभी देखिए कंपनी की है ना 11 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है टोटल, उसमें से 8 उदयपुर राजस्थान में है। तो इस तरह की जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन किसी भी ऑपरेशनल डिस्ट्रप्शन की स्थिति में रिस्क क्रिएट कर सकती है। इसके अलावा कंपनी के रेवेन्यू कुछ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स और कस्टमर्स पे भी कंसंट्रेटेड है, इसलिए बिजनेस अच्छा होने के बावजूद रिस्क को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, अप्लाई और अवॉइड। अगर आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ लिस्टिंग गेन है तो करंट जीएमपी और सब्सक्रिप्शन को देखते हुए मुझे आईपीओ अट्रैक्टिव दिख रहा है, इसलिए लिस्टिंग गेन पर्सपेक्टिव से अप्लाई। शॉर्ट टर्म में भी मोमेंटम स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन लिस्टिंग के बाद अगर स्टॉक बहुत प्रीमियम पे ओपन होता है तो ब्लाइंडली फिर हमें चेज नहीं करना चाहिए। मिड टर्म में थोड़ा कॉशियस रहना अच्छा रहेगा और लॉन्ग टर्म में मेरा व्यू थोड़ा अलग है। देखिए कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, नीच बिजनेस है, ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है, लेकिन 35 टाइम्स पोस्ट आईपीओ पी के ऊपर वैल्यूएशन ऑलरेडी काफी
एक्सपेक्टेशंस को प्राइस इन कर रही है। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए मेरी प्रेफरेंस यही होगी कि लिस्टिंग के बाद स्टॉक को ऑब्जर्व करें और अगर वैल्यूएशन रिजनेबल लेवल पे आती है तो एंट्री हम प्लान कर सकते हैं। तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट है, लिस्टिंग गेन के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए सिलेक्टिव हम रह सकते हैं, मिड टर्म में वेट एंड वॉच और लॉन्ग टर्म में गुड बिजनेस बट वेट फॉर बेटर वैल्यूएशन। और फिर एक बार जीएमपी अनऑफिशियल है और बदल भी सकती है, इसलिए इसे जीएमपी के बेस पे हमें किसी भी आईपीओ में कभी भी अप्लाई नहीं करना चाहिए। और वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको एक यूट्यूब चैनल के बारे में जरूर बताना चाहूंगी, मोहित पनवर। मोहित काफ़ी अच्छा स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट एनालिसिस करते हैं और उनका कंटेंट भी काफ़ी प्रैक्टिकल और इन्फॉर्मेटिव है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट को थोड़ा और डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप उनका चैनल भी एक बार जरूर चेकआउट कर सकते हैं। चैनल का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। तो अगर आपको मेरा एनालिसिस यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में मुझे बताइए कि क्या आप टेमसेंस इंस्ट्रूमेंट आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।